जहाँ भी बैठा है वहाँ से देख करके आप जान सकते हैं कि सूर्य आपके जीवन में आपके कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जिसके वैवाहिक जीवन को वो खराब करने वाला है। जी हाँ, मैं आपका दोस्त वास्ट्रो विजय, वेलकम टू योर ओन चैनल वास्ट्रो विजय। और आज हम बात करने वाले हैं इसी बात पर कि सूर्य कैसे आपके कुंडली में जहाँ पर बैठता है, वहाँ पर जहाँ पर देखता है, उस भाव के रिश्तेदार की वैवाहिक जीवन को तहस नहस करता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं सूर्य एक गर्म ग्रह है और गर्म ग्रह जहाँ पर बैठेगा, जहाँ पर देखेगा, वहाँ पर उसकी विच्छेदात्मक दृष्टियाँ पड़ेंगी। तो विच्छेदात्मक दृष्टि पड़ने से क्या होगा, उस घर के संबंधों को ये विच्छेद कराएगा। तो सूर्य देवता की एक खास आदत है, क्योंकि इनकी अगर देखेंगे तो इनका खुद का जो वैवाहिक जीवन है, शादीशुदा जीवन है, बहुत अच्छा नहीं रहा। क्योंकि सूर्यदेव की जो पत्नी छाया थी, पहले सूर्यदेव की पत्नी माया थी। जब सूर्य देवता की गर्मी को, इनकी ऊष्मा को वो नहीं सहन कर पाई, तो वो अपनी इमेज छाया को छोड़ करके इनके पास से चली गई। और ये भी एक वजह है कि शनिदेव जो कि सूर्य देवता के पुत्र हैं, वो सूर्य देवता से अपनी दुश्मनी रखते हैं। इसलिए सूर्य देवता का वैवाहिक जीवन खुद का अच्छा नहीं रहा। और अगर आप देखें तो सूर्य देवता के साथ साथ जो प्रभु राम है, श्री राम जी, उनको भी सूर्य से देखा जाता है। तो सूर्यवंशी राजा राम, सूर्यवंशी प्रभु श्री राम का भी वैवाहिक जीवन अगर आप देखेंगे तो उनका भी वैवाहिक जीवन आसान नहीं रहा, बहुत ही पेनफुल रहा, बहुत ही उनके जीवन में कष्ट आए। कई बार उन्हें परीक्षाएं देनी पड़ी, कड़े एग्जाम देने पड़े, उसको पास करके हर बार आगे उनको सफल होना पड़ा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि सूर्य देवता कैसे आपके रिश्तेदार की या आपकी वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करते हैं, और कैसे आपके नौमान से सूर्य देवता बताते हैं कि आपकी शादी कब होगी। अर्थात अपने सूर्य की पोजीशन को देख करके कैसे आप कैलकुलेट करें कि इंसान की शादी कब होगी। ठीक है, तो आप D9 को देख करके अपनी शादी की उम्र का भी भविष्यवाणी कर सकते हैं। और अगर आपकी शादी हो गई है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कैसे आपकी शादी किस उम्र में हुई है। हाँ, यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं हुई तो हर 10-15 मिनट में आपका जो D9 होता है वो बदल जाता है। तो अगर आपके D9 पे शादी की एज वाला फार्मूला नहीं लग रहा है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करें। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ जैसे आप करेक्ट करेंगे, ये आपके लिए एक बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का टूल भी हो सकता है कि आपको बर्थ टाइम अपना जो करेक्ट करना हो, अपने आप प्लस माइनस 10 मिनट 15 मिनट कर सकते हैं बाई द फार्मूला ऑफ कि आपकी शादी D9 के सूर्य ने कब कराई। तो आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। स्क्रीन शेयर करता हूँ, उस पर देखेंगे। तो जैसा आपको पीछे हमने बताया, इस फार्मूले को समझने के लिए और ये फार्मूला काम कैसे करता है, इसको समझने के लिए हमें दो कुंडलियाँ चाहिए। एक आपका लग्न कुंडली जिसको D1 कहते हैं, और एक आपकी D9 अर्थात नवमांस कुंडली। ये दोनों फार्मूले हम आज आपकी लग्न और नवमांस पर लगा करके दिखाएंगे कि कैसे आप अपने लग्न कुंडली से जानेंगे कि आपके किस रिश्तेदार का वैवाहिक जीवन खराब होने वाला है, और वो भी आपकी कुंडली का असर होगा। आपके जन्म के पहले उसका जीवन शायद अच्छा रहा हो, लेकिन आपके जन्म लेने के बाद उस रिश्तेदार का वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब रहेगा या अनबैलेंस हो जाने वाला है। दूसरा, आप अपने नवमांस कुंडली से जानेंगे कि आपकी शादी किस आयु में होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आपकी सर्वप्रथम लग्न कुंडली से। तो लग्न कुंडली में आपका सूर्य 1 से लेकर के 12 ये भाव है आपके सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 भाव हैं। इन 12 भावों में से किसी एक भाव में आपके यहाँ कुंडली में सूर्य देवता विराजमान होंगे। तो यहाँ पर ये मैंने कर्क लगन की कुंडली बनाई है। हो सकता है आपकी कुंडली कर्क, वृषभ, मिथुन किसी अन्य लगन की भी हो सकती है, क्योंकि क्योंकि लग्न तो कोई भी हो सकती है। उस समय जब आपका जन्म हुआ है, उस समय की जो लग्न रही होगी वो आपकी कुंडली में मिलेगी।
अब अगर आपके कुंडली में सूर्य देवता फर्स्ट हाउस में विराजमान है, तो ये क्या करेंगे? ये आप स्वयं हैं, ये आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करके रखेंगे। और इनकी जो सेवंथ एस्पेक्ट है, ये पड़ रही है आपके सातवें घर पे, अर्थात आपके पार्टनर के हाउस पे। तो आपकी भी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब किया इन्होंने, और आपके पार्टनर की भी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब कर दिया। अब आपकी और आपके वाइफ की मैरिड लाइफ में ब्रेक होते रहेंगे, झगड़े होते रहेंगे, आप दोनों में आपसी कलह होती ही रहेगी, आप कुछ भी कर लो। क्यों? क्योंकि आप किसी भी लड़की से शादी करो, उसके साथ आपके ये झगड़े, ये मनमुटाव, ये रस्साकसी होने ही वाली है। बिकॉज़ ये आप अपनी कुंडली में लेके आए हो, ठीक है? आपको पार्टनर ही ऐसा मिलेगा जो आपको आपकी कुंडली का ये फल दिलाए, आपको झगड़ा करे, आपसे झगड़ा करवाए, ठीक ठीक है ना? और ऐसे ही हमें अगर सूर्य देवता सातवें घर में बैठे हैं, तो भी समझना चाहिए, क्योंकि सेवेंथ हाउस में बैठा हुआ सूर्य आपको फर्स्ट हाउस को देखेगा, अर्थात लगन को देखेगा। तो लगन हुए आप, और सेवेंथ हाउस हुई आपकी वाइफ, आपका पार्टनर। तो आप और आपका पार्टनर दोनों की लाइफ यहाँ से खराब होने वाली है। ऐसे ही अब अगर सूर्य देवता आपके कुंडली में दूसरे घर में विराजमान है, तो दूसरा घर किसका होता है? ये होते हैं आपके घर वाले, ठीक है? आपके घर में किसी एक ही पेरेंट, आपके घर में किसी की लाइफ, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी। एट्थ हाउस पे इनकी एस्पेक्ट पड़ रही है, तो आपकी जो लीगल पार्टनर या आपकी वाइफ होगी, आपके हस्बैंड होंगे, उनके भी वाइफ के जो घर वाले हैं, क्योंकि सेवन से सेकंड होगा आपका एट्थ हाउस, क्योंकि सेवन से सेकंड हो गया आपका एट्थ हाउस। तो सेकंड हाउस और एट्थ हाउस जब डैमेज होंगे, तो आप देखेंगे आपके खास करके सास ससुर, उनकी मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस रहेगा। और आपके भी जो माता पिता हैं, उनके भी मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस आपको देखने को मिलेगा। और ये चीज़ें प्रूवन है, ऐसा मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है, मैंने इस चीज़ को खुद भी देखा है। तो सेकंड हाउस में हो सूर्य देवता या एट्थ हाउस में, दोनों में आपको ये फल मिलेगा, क्योंकि सूर्य देवता सेकंड में बैठेंगे तो एट्थ को देखेंगे, एट्थ में बैठेंगे तो सेकंड को देखेंगे। जहाँ बैठेंगे वहाँ भी ये गर्मी पैदा करेंगे, और जहाँ देखेंगे वहाँ भी गर्मी पैदा करेंगे। कुल मिलाकर के दोनों हाउस जो जो सूर्य देवता के रेंज में आ रहे हैं, उन दोनों हाउसेस में इतनी गर्मी भर देंगे कि सूर्य देवता मैरिड लाइफ डिस्टर्ब कर देंगे आपके उस रिश्तेदार की। अब अगर सूर्य देवता आपके कुंडली में थर्ड हाउस में बैठे हैं, तो इनकी जो एस्पेक्ट पड़ेगी वो आपके नाइन्थ हाउस पे पड़ेगी। तो थर्ड हाउस हो गया आपके छोटे भाई बहनों का। तो आप देखेंगे आपके छोटे भाई बहन, या आप कह सकते हैं आपके दोस्त फ्रेंड, उनकी जो मैरिड लाइफ होगी, वो अपनी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगे, परेशान होंगे। ऑन दी अदर हैंड, नाइन्थ हाउस होता है आपके पिताजी का, आपके भाग्य का, आपके गुरु का। तो आपके पिताजी की मैरिड लाइफ, या आपके गुरु, जिनके आप गुरु मानते हैं ना, उनकी भी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस आपको देखने को मिलेगा। और जो नाइन्थ हाउस होता है, ये सेवन से थर्ड होता है, अर्थात ये आपके साले जो होते हैं, आपकी वाइफ के छोटे भाई बहन, उनका भी घर होता है। तो अगर आप देखेंगे तो सेवन से थर्ड ये हुआ। तो इफ आपके थर्ड हाउस में या नाइन्थ हाउस में सूर्य देवता विराजमान है, तो आपके पिता की मैरिड लाइफ, या आपके गुरु की मैरिड लाइफ, या आपके साले और साली की मैरिड लाइफ में बाधा व्यवधान रहेगा रहेगा। नेक्स्ट अगर देखेंगे, अगर सूर्य देवता आपके कुंडली में फोर्थ में या टेंथ में विराजमान है, तो ये वैसे तो अच्छा योग है। घर आपको अच्छा मिलेगा, नौकरी आपको अच्छी मिलेगी, कैरियर में आपको ग्रोथ मिलेगी, बिजनेस करेंगे तो ग्रोथ मिलेगी, सरकार से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन ये आपकी माता का सुख, अर्थात आपकी माता का जो वैवाहिक जीवन है, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। और ये पितृ सुख का घर होता है, तो आपके पिता का जो सुख है, वहाँ भी डिस्टर्बेंस रहेगा। आप देखिए, जो लोग बड़े बड़े सरकारी पदों पर, ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं, ज़्यादातर उनको उनके पिता का सुख नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो अपना जीवन तो ज़्यादातर गुजार देते हैं
उस पद को पाने में, उस पद की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने में। तो इस वजह से उनको सरकारी पद पे जितने सरकारी ऊँचे पद पे पहुँच जाते हैं, उतना ही वो अपने पिता से दूर होते जाते हैं। और 4th हाउस 10th हाउस में अगर सूर्य देवता बैठे हैं, तो आपकी माता का वैवाहिक जीवन ये खराब करके ही मानेंगे। बिना खराब किए ये नहीं मानने वाले हैं। अब अगर सूर्य देवता आपकी कुंडली में 5वें घर में बैठे हैं, तो ये हो जाता है आपके संतान का घर। और 11th हाउस हो जाता है आपके बड़े भाई का, आपके फ्रेंड्स का। या आप देखेंगे तो 9th से ये 3rd हो रहा है, तो ये आपके चाचा लोगों का भी घर हो सकता है। तो आप देखिए 5th हाउस में अगर सूर्य देवता हैं या 11th हाउस में हैं, तो आपके संतान का मैरिड लाइफ, आपके बड़े भाई का मैरिड लाइफ, आपके फ्रेंड्स का मैरिड लाइफ या आपके चाचा लोगों की मैरिड लाइफ कहीं न कहीं डिस्टर्ब रहने वाली है। अपने आजू-बाजू में नज़र दौड़ाएँगे, दिमाग को थोड़ा-सा जोर देंगे, तो आपको ये चीज़ें खुद अपने आस-पास घटित होती हुई दिखाई पड़ेगी। फिर आपको पता चलेगा कैसे आपकी कुंडली से आपका XYZ रिश्तेदार प्रभावित हो रहा है। नेक्स्ट अगर देखेंगे सूर्य देवता आपके कुंडली में छठे घर में विराजमान हो, तो यहाँ से बैठ कर के 12वां घर देखेंगे। तो छठा घर होता है आपके मामा लोगों का, आपके नौकरों का। तो आपके नौकरों की जो मैरिड लाइफ होगी, आपके मामा लोगों की मैरिड लाइफ होगी, वो परेशान करेगी, वो परेशानी वाली भरी होगी। आपके नौकर जो होंगे, आपके घर में जो नौकर आपके यहाँ काम करने आएगा, उसकी भी मैरिड लाइफ कहीं न कहीं डिस्टर्ब ही रहेगी। आपको नौकर ही ऐसे मिलेंगे, आपके मामा लोग ही ऐसे होंगे, जिनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहे। और 12th हाउस होता है हमारे पिताजी के माताजी का, हमारी ग्रैंड मदर का, क्योंकि 9 से देखेंगे तो 9 से 1, 2, 3, 4, 9 से 4th होता है 12th हाउस। तो हमारी ग्रैंड मदर की जो वाइफ, जो हमारी ग्रैंड मदर की मैरिड लाइफ है, कहीं न कहीं वो भी डिस्टर्ब रहने वाली होती है, डिस्टर्ब रही होती है अगर 12th हाउस में या 6th हाउस में सूर्य देवता उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं तो। तो इस तरह से कुंडली के 12 भावों में सूर्य देवता कहाँ बैठ कर के कौन से हाउस को डैमेज करते हैं, किस भाव में आपके वैवाहिक जीवन को या आपके किस रिश्तेदार के वैवाहिक जीवन को खराब कर रहे हैं, यहाँ से आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, जान सकते हैं। और आप किसी भी जातक को ये चीज़ बताएंगे तो वो जातक बोलेगा हाँ, आपकी बात 100% सही है। अब ऐसे में अगर सूर्य देवता आपके लग्न में है या 7वें घर में है, तो आपको सूर्य का रत्न नहीं पहनना चाहिए। आपने जैसे सूर्य का रत्न पहना तो होगा क्या, सूर्य देवता आपको सूर्य का कारक तत्व तो देंगे, नाम यश प्रसिद्धि तो देंगे, लेकिन आपकी मैरिड लाइफ को ये हमेशा के लिए डिस्टर्ब करके रखेंगे। तो लग्न में बैठे सूर्य को कभी भी नग पहन करके, सूर्य का रत्न जो माणिक्य होता है उसको पहन करके एनर्जी नहीं देना है। हाँ, अगर आप अनमैरिड हैं और शादी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप सूर्य का रत्न पहन सकते हैं, क्योंकि फिर जब आप शादी ही नहीं करेंगे तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब कैसे होगी। क्लियर। इस तरह से 12 भाव हुए जिनके सूर्य देवता के अंतर्गत जब आएंगे तो प्रभाव कैसे कैसे होंगे वो आपने समझा। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से D9 को देख करके आप समझ पाएंगे कि आपकी शादी की आयु कौन सी है और कब आपकी शादी के होने का परम योग बनेगा, किस उम्र में आपकी शादी हो सकती है। वैसे हमारे ग्रंथों में पहले शादियां 9 साल, 10 साल, 8 साल में भी हो जाती थी, लेकिन देश काल परिस्थिति बदली, तो देश काल परिस्थिति के अनुसार ही हमें ज्योतिष पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए और समझाना चाहिए और समझना भी चाहिए। तो आज के समय में अगर आप किसी को कहते हैं कि आपकी शादी 8 साल में हो जाएगी, 9 साल में होगी, 10 साल में होगी, तो आप हंसी के पात्र बनेंगे। लोग आप पर हंसेंगे, आपकी हंसी उड़ाएंगे। तो यदि किसी की कुंडली में योग हो भी कि आपकी शादी 8 साल में होगी, आपके 15 बच्चे होंगे, आपके 5 बच्चे होंगे, 10 बच्चे होंगे, तो आज के समय में ये चीज़ें इतना ईज़िली एप्लीकेबल नहीं होती है, क्योंकि समय बदल चुका है। लोग 1 या 2 बच्चे ही चाहते हैं। शादी की उम्र भी 20 से लेकर के 30 साल, 35 साल तक हो गई है। कुछ लोग तो 50 साल के होकर के भी अपने आप को युवा कहलाते हैं।
अभी उनकी शादी की उम्र नहीं हुई, ऐसा उनको लगता है। तो आइए D9 पे चलते हैं। अब आपके सामने ये एक कुंडली है, इसका लग्न भी आपके सामने है, इसका नवमांश भी आपके सामने है। लग्न में आप देख सकते हैं मेष लग्न की कुंडली है। का- अगर देखें तो काल पुरुष की ही कुंडली से पूरा एकदम सेम टू सेम है, बस ग्रहों की जो स्थितियां हैं वो अलग अलग हो गई हैं। तो शुक्र बुध सूर्य राहु एक साथ बैठे हुए हैं दूसरे भाव में। इट मीन्स जिसकी ये कुंडली है उसके उसके खुद के जो माता पिता हैं उनकी मैरिड लाइफ में भी काफ़ी तू मैं काफ़ी डिफरेंसेस कह सकते हैं कि दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति क्लोज नहीं थे। तो इनके खुद के भी जो माता पिता रहे सेकंड हाउस, अगर इनकी फैमिली को देखेंगे तो उनके भी मैरिड लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल रहा। और जो इनके पार्टनर के पेरेंट्स रहे या इन लॉज रहे वहाँ भी अगर देखेंगे तो उनमें भी स्ट्रगल रहा मैरिड लाइफ में। तो इनके इन लॉज के भी मैरिड लाइफ में स्ट्रगल रहा। अब यहाँ से देखेंगे, अब यहाँ से नवमास चक्र अगर देखें, D9 को देखें तो D9 से कैसे आप शादी की आयु निकालेंगे उसकी बात करते हैं। D9 में आपको सूर्य देखना है कि सूर्य कहाँ पर विराजमान है। देखिए D9 में भी सूर्य देवता दूसरे हाउस में सेकंड हाउस में ही विराजमान है। तो सूर्य से आपको गिनना है। सूर्य एक, ये घर अगर एक मानेंगे, नेक्स्ट हाउस से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपने एक राउंड गिना, 12 हो गया। फिर सूर्य से आप 13 14 ऐसे गिनते आएंगे तो आपकी शादी की आयु होगी सेवेंथ हाउस में कौन सा ईयर आ रहा है और सेवेंथ हाउस के लॉर्ड आपके कहाँ बैठे हैं। अब यहाँ पे सेवेंथ हाउस में धनु राशि बैठी है जिसके लॉर्ड होते हैं गुरुदेव बृहस्पति, जो कि बैठे हैं फोर्थ हाउस में। तो अगर देखें सूर्य को अगर एक माने तो 1 2 3, अर्थात 3 साल की उम्र में ही इनकी शादी की आयु का योग आ रहा है। बट 3 साल में तो कोई योग शादी करता नहीं आज के समय में। फिर 4 5 6, 6 साल में भी शादी नहीं होती है, इसको भी भूल जाइए। इस तरह से एक चक्र मार दीजिए, 12 हो गया, 12 में कोई शादी नहीं होती है। ठीक है। अब फिर से आइए, सूर्य देवता जब यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे 13 14 15, ये हुई 15 साल। 15 साल में इनकी शादी की आयु बन रही है, बट 15 में शादियाँ होती नहीं हैं। फिर 16 17 18, 18 साल में शादी हो सकती थी। ठीक है। पर आजकल 18 में भी शादियां नहीं हो रही हैं। तो आप अगर कोई 18 साल की पहले, अगर 18 साल के पहले ये जातक आपके पास आ रहा है तो आप बोल सकते हैं कि आपकी शादी की जो योग होंगे वो 18 साल में बनेंगे। फिर नेक्स्ट अगर 18 साल में शादी नहीं होती है तब कब होगी? 19 20 21 22 23 24 25। ठीक, सूर्य पड़े 25वें साल में हो सकती है, या 26 27, अर्थात 27वें साल में हो सकती है, या 28 29 30। तो आपको शादी की जो आयु मिली, एक मिली 27, एक मिली 30। ठीक है। तो अगर मैं इस जातक की बात करूं तो इसकी जो शादी हुई, उनकी आयु जब 27 साल की हुई तब उनकी शादी हुई। ठीक है। तो यहाँ पर सूर्य देवता से अगर आप गिना, जब सूर्य देवता से आपने गिना तो शादी का ये 27वां साल आपको मिल रहा है। यहाँ पर आपको देखना है 7वां घर, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड, या सेवेंथ हाउस का लॉर्ड जो है ये किस दूसरी राशि का स्वामी है, वहां पर भी शादी हो सकती है। और सेवेंथ हाउस का लॉर्ड किस राशि के स्वामी के साथ बैठा है, अगर सेवेंथ हाउस का लॉर्ड किसी दूसरी राशि के स्वामी के साथ बैठा है तो उस वर्ष में भी शादी आपकी हो सकती है। जस्ट कीप काउंटिंग फ्रॉम सन, सूर्य से गिनते जाइए, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड और शुक्र। आपको सूर्य जहाँ पे बैठे हैं यहाँ से गिनती गिननी है। सूर्य से आपको गिनना है सेवेंथ हाउस, जैसे ये रहा सेवेंथ हाउस का लॉर्ड, ये रहा गुरु, और शुक्र, क्योंकि शुक्र जो होते हैं काल पुरुष की कुंडली के 7वें घर के नेचुरल कारक हैं और शादी के भी नेचुरल कारक हैं। तो शुक्र कहाँ बैठे हैं आपको ये देखना है। तो आपने देखा यहाँ से सूर्य यहाँ बैठे हैं, 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। जो पहली शादी की आयु मिल रही है, 3 साल पे गुरु मिल रहे हैं, 6 साल पे 7वां घर आ रहा है, 6 साल पे 7वां घर आ रहा है, और 12वें साल में आपका ये शुक्र वाला हाउस आ रहा है। तो 12 साल तक शादी होती नहीं है। एक राउंड कंप्लीट हुआ 12, दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ 24, तो 24वें साल में शुक्र आ रहे हैं, तो इनकी शादी 24वें साल में भी हो सकती थी। 24वें में अगर नहीं हुई शादी तो 25, 26, 27, 27वें साल में होगी, या 28, 29, 30वें साल में होगी। नॉर्मली जो ज्योतिषी के पास शादी के लिए लोग आते हैं वो 27, 28 के बाद ही आते हैं, क्योंकि जब लोगों की शादी नहीं हो रही होती है, एक एज पार कर जाते हैं, तभी वो आते हैं। डॉक्टर के पास इंसान कब आता है? जब उसकी बीमारी डायग्नोस नहीं हो रही होती है, या डायग्नोस हो चुकी होती है और वो उसका इलाज करके इलाज नहीं कर पा रहा होता है, परेशान हो चुका होता है, तभी डॉक्टर के पास आता है। तो ऐसे में ज्योतिषी के पास भी लोग तभी आते हैं जब उनकी वो आयु जो होती है शादी वाली कहीं ना कहीं पार हो चुकी होती है। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं शादी की आयु कैसे आप निकाल सकते हैं। एक और कुंडली लेते हैं, उससे भी आपको देखने में सहायता मिलेगी। ये कुंडली देखिए, इस कुंडली में वृषभ लग्न की कुंडली है। चंद्र देवता लग्न में ही विराजमान है, उच्च के होकर के है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सूर्य देवता 10वें घर में विराजमान है, अर्थात यहाँ से बैठ करके पिता का सुख कम करेंगे और माता की जो इनकी मैरिड लाइफ है उसमें ये संघर्ष ले आएंगे। लग्न कुंडली में बैठे हुए सूर्य इस तरफ इशारा कर रहे हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे आप तो फोर्थ, ये जो 10वां घर होता है ये 7वें से चौथा होता है। तो ये आपकी माता की जो माता है, सॉरी, ये आपकी वाइफ की जो माता जी हैं, अर्थात आपकी सासू माँ, उनका भी घर होता है। तो आप इनके सासू का भी, जो इनकी सासू माँ है उनका भी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहेगा, और इनकी खुद की माता जी का भी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहने वाला है, जो कि वास्तव में था। अब अगर इनकी नौमांस चक्र को देखा जाए, यहाँ पे सूर्य देवता बैठे हैं कहाँ पर? यहाँ बैठे हैं 5वें घर में। तो 5वें घर से एक बार आपने गिना अगर, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 साल, फिर यहाँ होगा 13 साल, यहाँ पे आ गए शुक्र महाराज 14 साल। 14वें साल में शादी हो सकती थी, 15वें में हो सकती थी, और 15वें के स्वामी हैं गुरु। तो गुरु कहाँ पे बैठे हैं? गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर। तो 14, 15, 16, 17, तो आपको 14 साल की उम्र 14 की एज मिली, फिर 15 की मिली, फिर 17 की मिली। तो 17 साल में एज हो सकती, 17 साल की एज में इनकी शादी हो सकती थी। फिर 17 में नहीं हुई तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 में हो सकती थी, 27 में हो सकती थी, या 29 में हो सकती थी। और इस जातक की शादी 29 वर्ष में हुई। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुंडली से देख सकते हैं कि 7वां घर, सप्तमेश और शुक्र सूर्य देवता से कितने वर्ष पर आ रहे हैं, उस वर्ष में जातक की शादी हो जाएगी। अब शादी होने के लिए प्रयास तो जातक को खुद करने पड़ेंगे, क्योंकि मौके आएंगे, बट उस मौके को एनकैश करने के लिए एक्टिव इंसान को खुद ही रहना पड़ेगा। अगर मान लो इस वर्ष भी इनकी शादी नहीं हो पाती, तो फिर इनकी कब होती? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 या 41, तब इनकी शादी हो पाती। तो इस तरह से आपने जाना समझा कि किस प्रकार आप अपने नौमांस से सूर्य देवता को देखते हुए शादी की अपनी उम्र निकाल सकते हैं। किस उम्र में आपका बैंड बजेगा, किस उम्र में आपकी बारात जाएगी या आपके घर बारात आएगी, और किस रिश्तेदार का वैवाहिक जीवन सूर्य देवता गर्म करने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं और कष्ट से भरने वाले हैं। ठीक है, तो आपको अगर सूर्य देवता से कोई परेशानी है, सूर्य आपके या आपके किसी रिश्तेदार, किसी रिलेटिव के जीवन में परेशानियां पैदा कर रहे हैं, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब सूर्य देवता का सूर्यांजलि दें। सुबह उठ करके नहा धो करके सूर्य देवता को अर्घ्य दें, और
आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, अपने पिता का सम्मान करें और अपने माथे पर लाल चंदन लगाएं। इससे सूर्य देवता आपके प्रसन्न होंगे, शांत होंगे और आपको सूर्य देवता के कष्ट कम होंगे। धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सबने ये जानकारी समझी होगी। एक बार में अगर समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा देखें, तीसरी बार देखें और देख करके अपनी इस जानकारी को अपने तक ही मत रखें, इस जानकारी को आगे बढ़ाएं, जिससे आपको शादी की जो एज होती है वो पता चल सके कि किस उम्र में इंसान की शादी हो रही थी, किस उम्र में शादी हो जाएगी। या आप अपने घर परिवार रिश्तेदारों की कुंडली देख करके भी जान सकते हैं कि इस इंसान की शादी किस उम्र में हो सकती है। ठीक है। जय सिया राम, हर हर महादेव।